हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने प्लांट एनाटॉमी में प्लांट टिश्यू टॉपिक चालू किया था। मैंने उसमें आपके ग्रुप में पीडीएफ नोट्स डाले थे। प्लांट टिश्यू, जैसा कि हमने कल पढ़ा, प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वे होते हैं जिनमें कंटिन्यूअस विभाजन की क्षमता होती है और परमानेंट टिश्यू वे होते हैं जिनमें विभाजनशीलता का अभाव होता है। इन स्थायी ऊतकों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक, और तीसरा है विशिष्ट ऊतक यानी स्पेशल टिश्यूज। सरल ऊतक वे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं और इनकी कोशिकाएं जीवित अथवा मृत होती है। इनकी भित्तियां पतली अथवा मोटी होती हैं। इन सरल ऊतकों को 3 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है मृदूतक अथवा पैरेन्काइमा, दूसरा है स्थूल कोणोत्तक अथवा कोलेनकाइमा और तीसरा है दृढ़ोत्तक अथवा स्क्लेरेन्काइमा। जो जटिल ऊतक होते हैं उन्हें भी 2 भागों में, या हम कह सकते हैं कि जटिल ऊतक वे होते हैं जो कि 2 अथवा अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं और ये एक विशिष्ट कार्य को सामूहिक रूप से संपादित या क्रियान्वित करते हैं। एग्जाम्पल जाइलम और फ्लोएम, जो कि प्लांट्स के संवहन ऊतक हैं, वे जटिल ऊतक की श्रेणी में आते हैं। तीसरे प्रकार का है विशिष्ट ऊतक। सरल व जटिल ऊतकों के अतिरिक्त पादपकाय की कुछ कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती है। उन्हें स्पेशल टिश्यू कहते हैं, जिनमें मुख्यतया स्रावी संरचनाएं या स्रावी स्ट्रक्चर्स आते हैं। जो सरल ऊतक हैं उसमें हमने कल पैरेन्काइमा या मृदूतक के बारे में पढ़ा था। मृदूतक कोशिकाएं वे होती हैं जो पौधे के सभी अंगों का आधार बनाती है, यानी फ्रेमवर्क बनाती है। यह रूट्स, स्टेम्स, पत्तियों में, उनके पर्ण मध्योतक में यानी कि फलों के गूदे में तथा बीजों के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं। आज जो हम चालू करेंगे वो है स्थूल कोणोत्तक या कोलेनकाइमा। स्थूल कोणोत्तक एक विशेष प्रकार का यांत्रिक ऊतक है जो सामान्यतया स्तंभ, पत्ती, पुष्पांग तथा फलों में पाया जाता है। जड़ों में यह मुख्य रूप से वायवीय जड़ों में मिलता है और यह एक जीवित ऊतक है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पर्याप्त तनन सामर्थ्य होता है, जिससे ये पौधों को या तनों को लचीलापन प्रदान करता है। यह स्थूल कोणोत्तक कहाँ कहाँ वितरित होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जो कोलेनकाइमा का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यह प्राय बाह्य त्वचा अथवा कुछ पैरेन्काइमी परतों के नीचे स्थित होता है। स्तंभों में यह एक पूर्ण सिलेंडर के रूप में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति भरण मेरिस्टेम से होती है। भरण मेरिस्टेम यानी कि वह विभाज्योतक जो भरण ऊतक यानी कि जिसमें कोर्टेक्स इत्यादि, कोर्टेक्स, पित्त इत्यादि आता है, उनसे इन टिश्यू की यानी इस स्थूल कोणोत्तक की उत्पत्ति मानी गई है। संरचना में स्थूल कोणोत्तक के आमाव व आकार में अत्यंत विविधता पाई जाती है। इनकी छोटी कोशिकाएं प्रिज्मेटिक यानी प्रिज्मीय आकार की होती हैं, जबकि दीर्घित कोशिकाओं के छोर शुंडाकार यानी टैपर्ड अथवा त्रियक होते हैं और इनकी संरचना भी पैरेन्काइमी कोशिकाओं के समान ही होती है। ये कोशिकाएं पैरेन्काइमी कोशिकाओं से अधिक लंबी व इनकी भित्ति अपेक्षाकृत मोटी पाई जाती है। ये कोशिकाएं जीवित तथा संहत रूप से व्यवस्थित होती हैं। इनमें अंतराकोशिक अवकाश बहुत कम अथवा अनुपस्थित होते हैं। इनकी कोशिका भित्तियों में विषम स्थूलन या अनइवन थिकनिंग पाई जाती है।
कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज पैक्टिन अथवा हेमीसेलुलोज से बनी होती है, और पैक्टिन की उपस्थिति के कारण ही स्थूल कोणोत्तक की भित्तियों में जल की मात्रा अधिक होती है। स्थूल कोणोत्तक के डिपोजिशन के आधार पर यानी निक्षेपण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्थिरित यानी कि लैमिलर स्थूल कोणोत्तक, जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है, लैमिलर यानी जो कि लेयर के रूप में पाया जाए। इस प्रकार के स्थूल कोणोत्तक में अरीय भित्ति की अपेक्षा जो स्पर्श रेखीय भित्तियां होती हैं उनमें अधिक निक्षेपण होता है। उदाहरण रेफेनस के स्तंभ में, रेफेनस सटाइवस के स्तंभ में, यानी कि मूली के जो स्तंभ होता है उसमें इस तरह का लैमिलर कोलेनकाइमा पाया जाता है। रिक्तिका युक्त स्थूल कोणोत्तक दूसरे प्रकार का है, यानी कि जिसे हम लैक्यूनर कोलेनकाइमा भी कहते हैं। वह स्थूल कोणोत्तक जिसमें निक्षेपण अंतराकोशिक अवकाशों में पाया जाता है वह रिक्तिका युक्त स्थूल कोणोत्तक कहलाता है। एग्जाम्पल मालवा में, एस्कल्पियास, साल्विया आदि के पर्णवृंत में पाया जाता है। तीसरा जो स्थूल कोणोत्तक है वह है कोणीय स्थूल कोणोत्तक। इनमें निक्षेपण प्रमुखतः या मुख्यतः 2 कोशिकाओं के मिलने के स्थान पर पाया जाता है। एग्जाम्पल धतूरा व लाइकोपर्सिकॉन का तना। अगर हम उपरोक्त तीनों प्रकार के स्थूल कोणोत्तक की बात करें तो मुख्य अंतर तीनों में इनके डिपोजिशन पैटर्न पर है, यानी निक्षेपण कहाँ कहाँ है उसके आधार पर इन तीनों को विभाजित किया है। लैमिलर में स्पर्शरेखीय भित्ति में 2 सेल्स के बीच की स्पर्शरेखीय भित्ति में निक्षेपण, दूसरा जो अंतराकोशिक अवकाश है उसमें डिपोजिशन वह रिक्तिका युक्त कहलाता है, और तीसरा कोणीय स्थूल कोणोत्तक यानी कि 2 कोशिकाओं के मिलने के स्थान पर डिपोजिशन पाया जाता है। फाइनली हम बात करेंगे स्थूल कोणोत्तक के कार्य की। जैसा कि हमने पहले भी बताया, स्थूल कोणोत्तक पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और इन कोशिकाओं में पर्याप्त तनन सामर्थ्य होती है जिससे यह पादप अंगों को लचीला बनाता है। यह कैरेक्टर्स या यह सारे जो फीचर्स थे वो स्थूल कोणोत्तक के थे। अब जो तीसरा और अंतिम सरल उत्तक है वह है दृढ़ोत्तक, जो कि मुख्यतया कठोर कोशिकाओं से निर्मित होता है और मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। दृढ़ोत्तक जो है वो मोटी भित्ति युक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल उत्तक है। इन कोशिकाओं में लिग्निफाइड यानी कि काष्ठिल द्वितीयक भित्ति पाई जाती है, और परिपक्व दृढ़ोत्तक कोशिकाओं में गुहा यानी कि जो सेल्स के बीच में जो जगह होती है, ल्यूमन या जिसे गुहा कहते हैं, वह बहुत छोटी होती है। इनमें प्रोटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, अतः ये कोशिकाएं अजीवित होती हैं। अगर हम तीनों पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की तुलना करते हैं तो मुख्यतया इसमें डिपोजिशन का ही अंतर है। पहली जो पैरेन्काइमा कोशिका है, पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं वो पतली भित्ति युक्त और लिविंग होती हैं। दूसरा कोलेनकाइमा में थोड़ा डिपोजिशन चालू हो जाता है जो कि कोणों पर हो सकता है, जो कि स्पर्शरेखीय भित्तियों में हो सकता है या अंतराकोशिक अवकाशों में हो सकता है। और जो तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, उसमें डिपोजिशन सेल के अंदर इतना हो जाता है कि जो गुहिका है वो पूर्णतया बंद हो जाती हैं, यहाँ बहुत छोटी होती है, और जिससे प्रोटोप्लास्ट नष्ट हो जाता है कोशिका का और ये सेल्स मृत हो जाती हैं। दृढ़ोत्तक कोशिकाएं आकार, आमाप, संरचना व उत्पत्ति में अत्यंत विविधता रखती हैं। स्क्लेरेन्काइमा को इनकी संरचना के आधार पर मुख्यतया 2 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है तंतु फॉर्म और दूसरा है स्क्लेरिड फॉर्म्स। तंतु फॉर्म जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है यह तंतु रूप में पाया जाता है, और स्क्लेरिड्स जो हैं वो गोल कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। पहला हम बात करते हैं तंतु के बारे में।
तंतु तंतु या तंतु या फाइबर्स की जो है शेप लंबी होती है, ये संकीर्ण होते हैं और मोटी व काष्ठिल कोशिकाएं होती हैं। इनके छोर नोकदार अथवा कुंठित होते हैं और यह मुख्यतया वेस्कुलर टिश्यूज में पाए जाते हैं। इनमें पर्याप्त तनन सामर्थ्य, लचीलापन व इलास्टिसिटी होती है। ये पौधे को गुरुत्व, वायु अथवा अन्य कारकों से उत्पन्न तनाव तथा प्रतिबलों से रक्षा करती है। तंतुओं के प्रकार। तंतु पुनः पादप शरीर में स्थिति के आधार पर दो वर्गों में बांटे गए हैं। पहला है जाइलमी तंतु या जाइलमी फाइबर्स, दूसरा है बाह्य जाइलमी तंतु या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, जाइलमी तंतु जो हैं वो जाइलम में पाए जाते हैं, अतः इन्हें वुड फाइबर्स भी कहते हैं। जो दूसरे हैं यानी कि एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, ये तंतु जाइलम से बाहर की ओर स्थित होते हैं, जैसे कोर्टेक्स, परिरम तथा फ्लोएम। इनमें यह एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स पाए जाते हैं। इन्हें बास्ट अथवा कास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। इन तंतुओं को स्थिति के आधार पर कॉर्टिकल फाइबर्स यानी जो तंतु कॉर्टेक्स में पाए जाएं, दूसरा पेरीवेस्कुलर फाइबर्स यानी जो संवहन सिलेंडर की परिधि पर स्थित होते हैं, और तीसरा फ्लोएम फाइबर्स यानी जो फ्लोएम टिश्यू में पाए जाएं। ये तीनों स्थिति के आधार पर इन बाह्य जाइलमी तंतुओं को इन तीनों में विभक्त किया है। कॉर्टिकल फाइबर्स, दूसरा पेरीवेस्कुलर फाइबर्स और तीसरा है फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है कि ये जो फाइबर्स हैं वो पौधे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में यह आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेशों को या फाइबर्स को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है हार्ड फाइबर्स, वे रेशे जिनकी भित्तियों में लिग्निन की मात्रा अधिक होती है, वे कड़े रेशे कहलाते हैं। ये मुख्यतया एक बीजी पत्री पौधों से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो कड़े रेशे हैं या हार्ड फाइबर्स हैं वो मोनोकोट प्लांट से मिलते हैं, उदाहरण सीसल रेशा, हेम्प इत्यादि। दूसरा जो है वो है सॉफ्ट फाइबर्स, यानी इन रेशों की भित्तियों में लिग्निन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, इनमें पर्याप्त लचीलापन होता है और यह मुख्यतया द्विबीजी पत्रों से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल सन, जूट, सनई आदि। स्क्लेरेन्काइमा का यह पहला फॉर्म था यानी फाइबर्स। अब जो दूसरा रूप है वो है स्क्लेरिड्स। ये दृढ़ की कोशिकाएं स्टोन सेल्स अथवा स्क्लेरोटिक सेल्स भी कहलाती हैं। यह प्राय समव्यासी होती हैं, परंतु गोल, अंडाकार, ताराकार अथवा बेलनाकार दृढ़ कोशिकाएं भी सामान्य रूप से पाई जाती हैं। यह मृत कोशिकाएं हैं। कभी कभी इनकी अवकाशिका यानी ल्यूमन में प्रोटोप्लास्ट काफ़ी समय तक जीवित रहता है। ये दृढ़ कोशिकाएं पौधे के किसी भी अंग में, समूह में अथवा एकल रूप में पाई जाती हैं। जो स्क्लेरिड्स हैं उनके भी विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। आकार तथा द्वितीयक भित्ति में निक्षेपण के आधार पर दृढ़ कोशिकाओं को निम्न वर्गों में बांटा गया है। मुख्यतया इन्हें 5 वर्गों में, जो कि इनकी शेप यानी इनके आकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ए ताराब दृढ़ कोशिका यानी एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है ये ताराकार दृढ़ कोशिकाएं हैं। ये अनेक द्विबीजपत्री जैसे निम्फिया के पर्णवृंत में, ट्रोकोडेंड्रोन के स्टेम्स व पत्तियों में पाई जाती हैं। दूसरा है समव्यासी दृढ़क ब्रैकीस्क्लेरिड्स। ये छोटी तथा लगभग समव्यासीय दृढ़ कोशिकाएं हैं जो कि स्तंभ के पित्त व कोर्टेक्स पत्तियों में, फलों के गूदे में जैसे अमरूद, नाशपाती आदि में पाई जाती हैं। इन फलों के गूदे का किरकिरापन इन्हीं समव्यासी दृढ़कों के कारण ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए
कि कुछ फलों में जो किरकिरापन आता है, उदाहरण नाशपाती, अमरूद इत्यादि में, वो किस वजह से है या किसकी उपस्थिति के कारण है। तो इसका उत्तर होगा कि यह स्क्लेरेट सेल्स यानी समव्यासीय दृढ़क ब्रैकीस्क्लेरेट्स के कारण इन फलों का किरकिरापन होता है। तीसरा है मैक्रोस्क्लेरेट्स वृहत दृढ़क। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये बड़ी या वृहत संरचनाएं हैं। ये दीर्घित बेलनाकार दृढ़ कोशिकाएं हैं तथा फलीदार बीज व फलों में प्राय एक परत के रूप में पाई जाती है। चौथा अस्थि दृढ़क यानी ऑस्टियोस्क्लेरेट्स। ये अस्थि यानी हड्डी आकार की दृढ़ कोशिकाएं हैं। इनके छोर प्राय चौड़े होते हैं। अस्थि दृढ़क पत्तियों तथा अनेक द्विबीजपत्रियों के बीजावरण में पाई जाती हैं। और पांचवा अंतिम जो स्क्लेरिड्स है या दृढ़ कोशिका है, वह है रोमाकार दृढ़क यानी ट्राइकोस्क्लेरिड्स। रोमाकार मीन्स हेयर लाइक। ट्राइकोम का शाब्दिक अर्थ होता है हेयर लाइक यानी बाल नुमा या रोम नुमा। तो इसका नाम इसी वजह से रोमाकार दृढ़क पड़ा है। ये रोम के समान अर्थात पतली दृढ़ कोशिकाएं हैं जो कभी कभी शाखित होकर विभिन्न रूप ले लेती हैं। रोमाकार दृढ़ कोशिकाएं जलीय पौधों में स्तंभ में व पत्तियों के अंतराकोशिक अवकाशों में पाई जाती है। दृढ़ कोशिकाओं का विकास जो है वह पैरेन्काइमी कोशिकाओं से होता है। इनका विकास बाह्य त्वचा, खंभ अथवा स्पंजी पैरेन्काइमा से होता है। इसी के साथ ही जो तीनों प्रकार के सरल उत्तक हैं उनका डिस्क्रिप्शन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में या अगली क्लास में हम जटिल उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्यतया प्लांट के संवहन उत्तकों को लिया गया है, जाइलम व फ्लोएम। धन्यवाद।